अब ये बताइए, कल वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो किसी प्रकार का, मैंने टॉपिक शुरू किया था प्रियम्बल, प्रस्तावना, ठीक है। क्या शुरू किया था मैंने? प्रस्तावना। यहाँ तक आ रहा है? ठीक है। इधर यहाँ पे, इधर सही है? यहाँ तक भाई? इधर साइड, इधर साइड फुल है। चलिए ओके, चलिए प्रस्तावना को कल मैंने बताया था, प्रस्तावना प्रियम्बल। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था प्रस्तावना क्या है। साधारण शब्दों में सुनिए, प्रस्तावना एक प्रकार का हमारे संविधान का मुखौटा है, आमुख है, जो क्या करता है, हमको एक प्रकार से संविधान को पूरा पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू दे देता है कि हमारे आदर्श ये होंगे, हमारा पर्पज ये है इस संविधान को बनाने के पीछे, और ये संविधान इस तारीख को बना है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप कभी किसी किताब को खोलते हैं, चाहे किसी भी मैथमेटिक्स को, तो उसमें चैप्टर का इंडेक्स बना रहता है, उसी प्रकार से हमारे संविधान में उद्देश्य का या प्रस्तावना वही सारा काम करती है जो हमारे पास इंडेक्स का करती है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एक चीज़, प्रस्तावना की मुख्य बातें, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए थे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से इस प्रस्तावना की जो भाषा जो लिखी गई है ना, जो स्टाइल लिखने का किया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये प्रस्तावना जो हमने कहाँ से उठाया है, अमेरिका से लिया है, प्रेरणा स्रोत हमारा अमेरिका है, ये मैंने आपको बताया था। और प्रस्तावना का स्रोत क्या है, हमारी उद्देश्य का है। इसको संविधान सभा में लेके कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, ठीक है। इससे ये उद्देश्य का नाम से आया था, बाद में इसको प्रस्तावना संविधान सभा ने प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया और संविधान में इसको अंगीकृत कर दिया। क्लियर बात है ना? अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था एक चीज़, समाजवाद। इसके बाद मैंने आपको सत्ता का स्रोत तो बताया था। सत्ता के स्रोत में मैंने आपको याद है, मैंने बताया था सत्ता का स्रोत क्या होता है, आपकी जनता होती है। यानी भारत में सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है। जनता ही डिसाइड करती है किसको सत्ता में रहना है, किसको नहीं रहना है। सत्ता चाहेगी तो जिसको चाहेगी उसको राजा बनाती है, जिसको चाहे उसको हटा देती है। क्लियर बात है ना? राजा बनने के लिए भूभाग होना चाहिए, जनता होनी चाहिए, ये दो प्रमुख भाग हैं। तीसरी चीज़, राजा अगर है तो वो संप्रभु होना चाहिए। क्लियर बात है ना? संप्रभुता क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था। और ये इसका विचार देने वाला कौन व्यक्ति था? रूसो ने तुम्हारा विचार दिया था लोक प्रभुता का, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रूसो का ये लोक प्रभुता का विचार है, मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद अब हम चलेंगे सेकंड उसके ऊपर, सत्ता का स्वरूप, ठीक है। चलिए, सत्ता का स्वरूप। सत्ता के स्वरूप में मैंने आपको बताया था पहला समाजवादी, समाजवाद या समाजवादी। क्लियर बात है ना? ये मैंने बताया था। चलिए पहले इसको आप लिखिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। समाजवादी, समाजवादी डराया था कि सत्ता का स्वरूप। चलिए लिखिए, समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद एक विचारधारा है जो निम्न बातों पर केंद्रित है। निम्न बातों पर केंद्रित है। पहला पॉइंट समाजवाद में क्या है मैंने बताया। ये पहली चीज़ तो ये क्या है? विचारधारा है, एक विचारधारा है।
अब जब विचारधारा है तो सीधी सी बात है, हमारे दिमाग की विचारधारा, मस्तिष्क की विचारधारा, वैचारिक हमारे चीज़ें। कहते हैं ना कि राजनीति में वैचार हम एक ही अलग अलग, अगर विचार एक ही जैसे होते तो शायद भारत में इतनी सारी अलग अलग पार्टियाँ नहीं होती। विचारों के ही तो कॉन्फ्लिक्ट है, विचारों के ही तो मतभेद है। आम आदमी पार्टी की अलग विचारधारा है, कम्युनिस्ट पार्टी की अलग विचारधारा है, बीजेपी की अलग विचारधारा है, कांग्रेस की अलग विचारधारा है, समाजवादी की अलग विचारधारा है। इसका मतलब क्या है, विचारों के आधार पर हमारा मतभेद है। अगर ये मतभेद कहीं पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे या कुछ भी हमसे युद्ध करे तो हम इन सारे मतभेदों को भूलकर, हमारा मतभेद विचारों का सिर्फ है, लेकिन देश के लिए हम सारे समर्पण में हैं। सारी पार्टियां देश के लिए एक ही हैं। क्लियर बात है ना। सारी पार्टियों का टारगेट एक ही है, भारत का विकास करना। चाहे वो समाजवादी पार्टी रहे, चाहे वो कांग्रेस रहे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रहे, कम्युनिस्ट रहे, कोई सी भी पार्टी रहे, सीपीआई रहे, मतलब सबका एक ही है, भारत का विकास करना। बस विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपने पढ़ा है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आपने पढ़ा है। आपको पता है कि वहाँ पर भी गरम दल नरम दल, और गांधी जी जिसके प्रवर्तक थे सत्य और अहिंसा वाले लोग पाए जाते थे। यानी कि एक तरफ गरम दल था, एक तरफ नरम दल था। सिर्फ विचारों का ही अंतर था वहाँ पे। विचारों के अंतर के आधार पर ही जो टारगेट था मैन, वो तो था भारत को स्वतंत्र कराना। वैचारिक मतभेद थे, वैचारिक मतभेद के आधार पर हमने उनसे युद्ध किया, अंग्रेज़ों से लड़ाई की हमने अंग्रेज़ों से। और हमने मिशन हमारा क्या है, मिशन तो हमारा क्या था, भारत को स्वतंत्र कराना। उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या है, समाजवाद एक विचारधारा है। विचारधारा के तहत हमारा मेन उद्देश्य क्या है, भारत को डेवलप करना या भारत का विकास करना। विचारधाराएं अलग हो सकती है, हमारा टारगेट एक ही हो सकता है। दूसरा उदाहरण भी समझिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा चला था किसानों से संबंधित, याद है आपको ना, किसानों से संबंधित। उस किसान से संबंधित के मुद्दे में बाहरी देशों के कुछ सेलिब्रिटी ने वहाँ पर ट्वीट किया था। ठीक है, ट्वीट किए थे, काफ़ी ट्वीट किए थे। तो सारी पार्टियों ने मिलकर उनसे ये कहा था कि ये हमारा आंतरिक मामला है और ये भारत का मामला है, आप लोग इसमें हस्तक्षेप ना करिए, कहा था। इसका मतलब क्या है, विश्व स्तर पर हम या हमारे देश की सारी पार्टियां एक हैं। विचारों में मतभेद हो सकता है, क्लियर बात है ना। पाकिस्तान से कोई बात होती तो हम अभी भी एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। इसलिए भारत में एकता और अखंडता का नारा भी काफ़ी समृद्ध है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समाजवाद एक विचारधारा है। फिर मैंने आपको बताया है जो निम्नलिखित बातों पर, निम्नलिखित बातें जिसमें निहित हैं। नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 लिखिए, संपत्ति का समाजीकरण। संपत्ति का समाजीकरण। संपत्ति का क्या होना चाहिए, समाजीकरण। अभी समझा रहा हूँ मैं। दूसरा लिखिए, समानता। क्या होना चाहिए, समानता। अगला लिखिए, मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण। मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण। ठीक है, अगला लिखिए, अगला लिखिए, शोषण की समाप्ति। शोषण की समाप्ति। ठीक है, शोषण की समाप्ति। यानी कि समाजवाद के तहत जो विचारधारा निहित है उसमें क्या मुख्य बातें हैं। पहली चीज़ क्या है, संपत्ति का समाजीकरण। मतलब भारत में या कहीं पर भी, यानी कि समाजवाद अगर जहाँ पर है, समाजवाद जो विचारधारा जो समाजवाद की बात करता है वो संपत्ति का समाजीकरण करेगा। मतलब संपत्ति का जो संपत्ति है उसको बांटेगा। समाजीकरण मतलब जिसका पूरा समाज
चाहे किसी भी वर्ग का रहे, उसका उपयोग कर सकता है। यानी संपत्ति आपके पास अगर पैसा है, उसको बांटना पड़ेगा, आपको इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर बात है ना। संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। दूसरी चीज़, लोगों में समानता आनी चाहिए। समानता अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। यहाँ पर समाजवाद अगर है तो समाजवाद ये कहता है कि प्रत्येक जगह पर, चाहे वो राजनीतिक समानता हो चाहे उसकी आर्थिक समानता हो, दोनों जगह पर क्या होना चाहिए, समानता आनी चाहिए लोगों के मध्य। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई राजा है कोई रंक है, कोई राजा है कोई फ़कीर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लेवल होना चाहिए। अंतर तो ज़रूर होगा, जो पड़ा घर में पड़ा रहेगा, लेटा रहेगा, जो व्यापार करेगा उसमें ज़रूर अंतर होगा। अब कार्य के अनुसार अंतर तो होता ही है, लेकिन जहाँ पर मौके की बात की जाए, जहाँ पर मौका आता है, जैसे कि कहीं पर एक व्यक्ति ऐसा है जो 100 नंबर लेके आया, एक व्यक्ति है जो दूसरा भी 100 नंबर लेके आया, लेकिन दोनों में हमारे संविधान में क्या है, किसी वर्ग को प्रेफरेंस दिया गया है। जैसे जनरल को अगर 100 नंबर लेके आ रहा है, उसी जगह पे ओबीसी 100 नंबर का लेके आया, तो वो ओबीसी वाला वहाँ पर चला जाएगा, 100 नंबर वाला वहाँ पर जनरल वाला नहीं जाएगा। इस समानता हमारी इस प्रस्तावना में इस चीज़ के बारे में नहीं है। प्रस्तावना ये कहती है यहाँ पर भी दोनों को अवसर की समानता भी मिलनी चाहिए। क्लियर बात है ना, समानता होनी चाहिए। मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण। मजदूर, जितने भी मजदूर हैं या जो भी ऐसे कार्य करता है, मजदूर और वंचित वर्ग हैं, जिसका समाज, वंचित वर्ग का मतलब ये होता है जो समाज से कटे फटे हैं, अलग हैं। जैसे एससी कम्युनिटी थोड़ा बहुत अलग है, और उससे भी ज़्यादा एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जंगलों में आज भी आप कहीं पर जाएंगे, भारत के अधिकांश हिस्सों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर अलग अलग जगह पे, बहुत असम वगैरह क्षेत्र में अगर जाएंगे आपको, नक्सलवाद प्रभावित एरिया है वहाँ पर, तो आप देखते हैं वो उनका शिक्षा से लेना देना नहीं है। भारत के जगह भारत का मेन प्रारूप क्या है, भारत का उन्हें संविधान से कुछ नहीं लेना देना है। उनका मतलब क्या है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। काम क्या, मुझे तो बस खाना मिले और मुझे रहने के लिए छत मिल जाए, वो भी कैसी मिल जाए, घास फूस की। क्लियर बात है ना, उनका इतना ही है। जबकि और जो अगर बाहरी व्यक्ति जैसे दिल्ली का है या वहाँ का है, कहीं और अच्छी समृद्ध स्टेट का है, तो वो क्या समझ रहा है चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को समझ रहा है कि हमारा संविधान भी है, हम उसके साथ चलेंगे। क्लियर बात है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान में अभी हमारा जम्मू एंड कश्मीर पे देखिए, जम्मू कश्मीर पे धारा 370 हटने से पहले अलग तरह प्रकार का संविधान लागू होता था। वहाँ पर 15 इस तरह का, अभी आपको पता है कि लड़के की शादी 18 साल, लड़की की एज 21 साल और लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए, मिनिमम ये शादी करने का क्राइटेरिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वजह से वहाँ पर उनकी संसद में इसको भी नहीं पास होने दिया। संसद नहीं, बाकी विधानसभा में इसको भी पास नहीं होने दिया, जबकि संसद ने ये पास किया था। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं 370 जो समानता लाने की कोशिश करती है उसको रोकती है, इसीलिए तो हटाएगी। और वहाँ पर 370 से पहले वहाँ पर आप देखते होंगे कितने ज़्यादा परिवार ऐसे थे जो पत्थरबाज बने हुए थे, जो बेचारे जानते भी नहीं थे मेरा एक प्रकार से मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए। जो बच्चे वहाँ पर शिक्षा मिलनी चाहिए वो बच्चे वहाँ पर पत्थर उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या, कहीं न कहीं उन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा है, संविधान के बारे में उन्होंने जानकारी मिली ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, जानकारी मिली नहीं है तो उनका टारगेट फिक्स नहीं है। जबकि हमारा संविधान क्या कहता है, बताता है कि संपत्ति का समाजीकरण भी होना चाहिए, समानता भी आनी चाहिए, मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण होना चाहिए। तीसरा, शोषण की समाप्ति। अगर आप आगे जाके फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, वहाँ पर कोई व्यक्ति, अगर महिला है पुरुष है, दोनों व्यक्ति अगर किसी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और एक ही समान घंटे कार्य करते हैं, तो आप इस जगह पर किसी भी व्यक्ति की महिला के आधार पर ये भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम महिला हो, तुमको इतना वेतन देंगे। समान घंटे हैं तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। यानी शोषण आप बिल्कुल उसका कर नहीं सकते। क्लियर बात है ना, शोषण की समाप्ति होनी चाहिए। इतनी चीज़ें समाजवाद में जुड़ी हुई हैं। क्लियर बात है ना, कैसे जुड़ी हैं, समाजवाद में जुड़ी हुई हैं। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना इसको। समाजवाद में या ये सारी चीज़ें जो समाजवाद है ना, समाजवाद में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आनी चाहिए। ये दो प्रकार से आ सकती हैं। दो इसके प्रमुख विचारक हैं।
एक पहला आपका विचारक है जिसको आप जानते हैं मार्क्सवाद। अब यहाँ से ही आपका परिचय हो जाएगा थोड़ा मार्क्सवाद से। क्या है मार्क्सवाद? आपको नोट नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। मैं सिर्फ लाइन बोलूँगा आपके लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बस उसको थोड़ा बस ऐसे जान के रखिएगा विचारधाराओं के बारे में। एक मार्क्सवाद है, दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कि अगर तुम्हें समाजवाद को फॉलो करना है, समाजवाद को फॉलो करना मतलब संपत्ति का सामाजिकरण होना चाहिए। संपत्ति को, जितनी भी अमीर व्यक्तियों के पास संपत्ति है उसको गरीबों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए। संपत्ति का सामाजिकरण तो मतलब तो यही है, जो पैसे हैं या जो संपत्ति है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वो दो प्रकार से हो सकती है। दो प्रोमिनेंट विचारक हैं इसके। एक तो मार्क्सवाद है, ठीक है, तो मार्क्सवाद विचारधारा के अंतर्गत समानता आ सकती है। दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत, विचारधारा के तहत आप क्या आ सकती है, ये समाजवाद आ सकता है। अब देखिए मार्क्सवाद, इसको बांट लीजिए और मार्क्सवाद में 2 पॉइंट लिखिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा। मार्क्सवाद यहाँ तक आप कर लीजिए, ये तो आपने लिख लिया होगा, शोषण की समाप्ति। अब इसमें एक लाइन लिखिएगा, समाजवाद के 2 विचारक हैं। अभी अंतर आपको समझ में आएगा। समाजवाद 2 प्रकार से संभव है। समाजवाद 2 प्रकार से संभव है। दो प्रकार से संभव है। पहला, ये देखिए बोर्ड पे, मार्क्सवाद, दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। पहला मार्क्सवाद, दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। 1 मिनट रुकिए, यहाँ तक समझिए पहले। देखिए मार्क्सवाद ये कहता है कि समाज में समानता आनी चाहिए, समानता आनी चाहिए, संपत्ति का निजीकरण भी होना चाहिए। विचार किस प्रकार का है, वो किस प्रकार से इस चीज़ को समाजीकरण करना चाह रहा है। नंबर 1, वो कह रहा है कि आपस में वर्ग संघर्ष बढ़ा दो। कैसा कर दो? 2 अलग अलग वर्ग बटे हुए हैं, उनका आपस में वर्ग संघर्ष बढ़ा दो। क्लियर बात है ना? दूसरी चीज़, हिंसा को अपनाइएगा। हिंसा से आप कर सकते हैं क्रांति। ठीक है, हिंसा क्रांति मतलब वर्ग संघर्ष बढ़ा दीजिए, हिंसा बढ़ा दीजिए, क्रांति कर दीजिए। जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनके प्रति आप क्रांति कर दो और उन्हें मार के उनके छीन लो सारा धन, जितना भी धन है। और वो धन छीनने के बाद सभी इक्वल भागों में बांट दीजिए, जिसको भी जितना, जनता में लुटा दो। मतलब अमीर व्यक्ति अगर है तो उसको तुम क्या करो, एक बुलेट, इसको हम एक तरीके से एक अगर नाम दें तो ये क्या है, ये विचारधारा क्या है? वर्ग संघर्ष बढ़ाना मतलब क्या है? वर्ग संघर्ष जब आपस में बढ़ेगा, वर्ग संघर्ष का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य, शूद्र, ये वर्ग है भारत में। तो अगर अलग अलग वर्ग हैं, अब इन वर्गों में आपस में अगर संघर्ष बढ़ जाएगा तो संघर्ष बढ़ेगा तो सीधी सी बात है अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ेंगी। और ये संघर्ष बढ़ेगा ना तो कहीं ना कहीं अत्याचार की घटनाएं बढ़ेंगी, जिससे क्या हो सकता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, काफ़ी ज़बरदस्त विस्फोट हो सकता है। ये इसी बात की कर रहा बात, वर्ग संघर्ष। और कह रहा है क्योंकि देखिए अमीर कुछ चंद व्यक्ति ही होंगे, अमीर कुछ चंद व्यक्ति होंगे, गरीबों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब वो मेजोरिटी में होंगे ना तो आप क्या करिएगा, हिंसा का रास्ता अपनाइए। मतलब अमीर मिल गया तो अमीर को मार के दफन कर दो, उसके पास जितना भी पैसा है ना वो लेके लोगों में बांट दीजिएगा। क्या इस प्रकार की विचारधारा से, क्या ये वाली विचारधारा भारत फॉलो करता है? नहीं फॉलो करता है। भारत ये कहता है कि ये विचारधारा गलत है, लेकिन समाजवाद इन दोनों विचारधाराओं के तहत ही आता है, मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद। मार्क्सवाद को हम फॉलो नहीं करते हैं, क्लियर बात है ना? लेकिन विचारधारा ये भी है समानता लाने की, समाजीकरण करने की, क्लियर बात है ना? दूसरा विचारधारा क्या है हमारा, लोकतांत्रिक समाजवाद। हम ध्यान से सुनना, हम दोनों विचारधारा को नहीं मानते हैं, स्पष्ट दोनों विचारधाराओं को नहीं मानते हैं, लेकिन हम
इन दोनों विचारधाराओं के बीच का माध्यम चुनते हैं। क्लियर बात है ना। मार्क्सवाद को तो हम बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर बात है ना। भारत के जितने विचारक रहे हैं, नेहरू से लेके गांधी से लेके कोई भी व्यक्ति रहा है, उसने कभी भी मार्क्सवाद को फॉलो करने की कोशिश नहीं की। अब देखिए, इसका अगर आपसे पूछा जाए उदाहरण कौन सा है, मार्क्सवाद का उदाहरण कौन से हैं, तो आप नाम ले सकते हैं लेनिन का। लेनिन, एक व्यक्ति है माओ, लेनिन और माओ, ठीक है, ये इनके प्रोमिनेंट विचारक हैं। इन्होंने मार्क्सवाद की थ्योरी को ही दिया है। मार्क्सवाद को अगर इन्होंने जनक बताया है, मतलब प्रभावी तरीके से इफेक्टिव प्रयोग किया है, तो इन्होंने किया है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या मतलब क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद किसकी बात करता है? चुनाव होने चाहिए। किसकी बात होनी चाहिए? चुनाव होने चाहिए, ठीक है। लोगों के मध्य विचारों के मतभेद कम हो, ठीक है। चुनाव होने चाहिए। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संसद का कानून फॉलो होना चाहिए। क्लियर बात है ना। मैंने 3 लिखे हैं इसमें, 3 आप इसमें भी काफ़ी है आपके लिए। मतलब इसका मतलब क्या है? इसके अगर हम बात करें लोकतांत्रिक समाजवाद के, तो इसके उदाहरण कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में कभी भी मार्क्सवाद फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन मार्क्सवाद के अलावा लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में है। भारत चुनाव कराता है, भारत संसद बनाया है अपना, संसद के द्वारा नियम कानून पारित होने पे वो सारा नियम कानून पूरे भारत पर लागू होता है। क्लियर बात है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, चुनाव भी होते हैं। लोकतांत्रिक साधन जितने भी हैं भारत में, वो सबके लिए इक्वल है। मतलब कहीं पर अगर पानी की टंकी लगी है, तो पानी की टंकी में चाहे वो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, उसमें से पानी भर सकता है और पानी का उपयोग कर सकता है। कोई बस है, सरकारी बस है, निजी बस की बात नहीं, निजी तो उसकी निजी संपत्ति है। अगर कोई सरकारी बस है, तो उसमें चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का सदस्य रहे, किसी भी प्रकार की विचारधारा का सदस्य रहे, लेकिन वो उसमें यात्रा कर सकता है। क्लियर बात है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, भारत कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक समाजवाद को मानने वाला है। चुनाव के माध्यम से ही जनता क्या करती है, राजा कौन बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? समाजवाद क्या है? आप कंप्लीट एक बार में सुनिएगा। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक सिर्फ विचारधारा है। विचारधारा कहाँ से उपजती है? हमारे मस्तिष्क से उपजती है, हमारे विचारों से उपजती है। जिसमें विचारधारा का उद्देश्य क्या है? संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए, संपत्ति सब में बढ़नी चाहिए, समानता आनी चाहिए लोगों के मध्य, मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण होना चाहिए और शोषण की समाप्ति होनी चाहिए। ये सारी समाजवाद को लाने के लिए 2 प्रमुख कारण 2 प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं पूरे विश्व स्तर पर। एक तो कौन सा है? मार्क्सवाद, जिसका प्रमुख विचारक माने जाते हैं लेनिन और माओ। और यहाँ पर दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसके तहत आप चुनाव कराएंगे, लोगों के मध्य विचारों के मतभेद को कम कराएंगे और संसद के कानून को बनाया हुआ उसको मानेंगे। क्लियर बात है ना। तो कहीं ना कहीं ये वाला विचार अच्छा है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं एक थोड़ा सा और आपको बता दूँ कि ये वाले विचारधारा को आप एक बुलेट पॉइंट मानिए। बुलेट मतलब गोली। क्यों? देखिए, अगर इस वाले विचार को आप यूज करें मार्क्सवाद को, तो मार्क्सवाद कितना बड़ा अंतर लाएगा। कुछ चंद व्यक्ति अगर भारत में या किसी भी देश में अमीर हैं, तो अमीर अगर हैं तो वो रोजगार भी तो देते हैं। मान के चलिए भारत में, वैसे ऐसा हो, ये हम लोग फॉलो नहीं करते, मान के चलिए XYZ कि भारत में अनिल अंबानी या उनका परिवार सबसे प्रमुख है पैसे में, विश्व के 9वें नंबर के अमीर आदमी है, धनी व्यक्ति हैं। तो अगर वो धनी व्यक्ति हैं, तो अगर मार्क्सवाद को फॉलो करोगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्क्सवाद फॉलो किया तो आपको कहीं ना कहीं गलत प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? उनके पास जितनी भी संपत्ति है, उन्होंने इतनी मेहनत करके संपत्ति का अर्जन किया है, उसको लेके तुम लोगों में बांट दोगे। अब जब लोगों में बांट दोगे तो
पहला तो गलत प्रभाव ये जाएगा कि कोई व्यक्ति स्वयं से मेहनत करना चाहेगा नहीं, और चाहेगा नहीं तो फिर क्या है, कहीं ना कहीं हम एक प्रकार से गरीब हैं, गरीब ही बने रहेंगे। कौन करना चाहेगा? उसको पता है कि दूसरा पहला पैसा बनेगा उसका छीन जाएगा, तो छीन जाएगा तो फिर गरीबों में बढ़ जाएगा, तो मैं क्यों ना गरीब बना रहा हूँ। क्लियर बात है ना। दूसरी चीज़, अमीर व्यक्ति अगर है तो वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री स्थापित करेगा। जैसे आप इससे पहले आप जियो से पहले आप और बहुत सारे एयरटेल, वोडाफोन और 50 प्रकार के कंपनियों को आप यूज करते थे, जो कहीं ना कहीं 250 रुपये में 1 GB डाटा देते थे। याद है आपको वो दिन? जब से जियो आया, जियो ने अपना कंपटीशन किया, और जियो ने कंपटीशन लाके उनको वास्तविक उनकी औकात दिखा दी, जितनी भी कंपनियां थी। और कुछ तो ऐसी कंपनियां टेलीनॉर, यूनिनॉर जो वगैरह थी, वो तो यहाँ से बाहर से चलती बनी। क्यों? कंपटीशन में जियो आया। जियो ने क्या किया है, भारत का है, तुम्हें फ़ायदा कराया। फ़ायदा क्या कराया? आज तुम कहीं पर भी लाइव क्लास देख सकते हो, कहीं पर भी खेत की मेड़ पर बैठ के वहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हो। किस प्रकार से हुआ? एक ही धनी व्यक्ति के कारण। बिरला है, अंबानी है, उसी प्रकार टाटा, रतन टाटा है। रतन टाटा ने कितने सारे जगह, कितने बड़े फाउंडेशन है जिसमें कितने गरीब लोग पढ़ते हैं, कितने टाटा मोटर्स में उनके यहाँ पर कितने व्यक्ति वर्कर हैं, काम करते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार तो उपलब्ध कराते हैं। अगर तुम उन व्यक्तियों के साथ ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं ये तो पूरे देश के लिए नुकसानदायक होगा। इसका मतलब क्या है? भारत कभी भी मार्क्सवाद को नहीं मानता है। और किसको मानता है? भारत लोकतांत्रिक समाजवाद को मानता है। क्लियर बात है ना। इसको लिख लीजिए, फिर मैं कुछ पॉइंट लगा देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। दिमाग में ये चीज़ बैठी, समाजवाद क्या होता है? क्लियर बात है ना। समाजवाद का मेन उद्देश्य क्या है? संपत्ति का समाजीकरण या संपत्ति का बराबर होना। और संपत्ति बराबर हो, भारत भी नहीं रोकता है। संपत्ति बराबर हो, भारत भी नहीं रोकता है। भारत चाहता है संपत्ति की बराबर होनी चाहिए, लेकिन वर्ग संघर्ष के आधार पर नहीं, लोगों के मेहनत के आधार पर होनी चाहिए। क्लियर बात है ना। समानता भी आनी चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट्स में भी ये चीज़ लिखी है। क्लियर बात है ना। इसको आप लिखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला ये लिख लिया आपने? जल्दी लिखिए। आगे बढ़े। हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो मुझे दोबारा से बताओ, मैं एक्सप्लेन दोबारा कर सकता हूँ। दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना। अगर कोई दिक्कत होती है ना, कि देखिए आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अगर दिक्कत हो रही तो आप वीडियो में आराम से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक बात आपको फाइनल समझ में आना चाहिए। चलिए आगे लिखिए, एक पॉइंट बनाइए। देखिए हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ पे समाजवाद है, हमारे उद्देशिका या प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को लिखा गया है। आपने पढ़ा है उद्देशिका या प्रस्तावना? तो उद्देशिका और प्रस्तावना में अगर समाजवाद लिखा गया है ना, तो इसको कहीं न कहीं दो विचारों से माना जाता है। भारत कौन से विचार को फॉलो करता है, इस चीज़ का निर्णय 1982 में एक DS नकारा केस हुआ है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसका निर्णय दिया है और उन्होंने बताया कि भारत में समाजवाद किस तरह का होना चाहिए। क्लियर बात है ना। तो आगे पॉइंट लिखिएगा। एक DS नकारा केस 1982, DS नकारा, एक व्यक्ति हुए हैं DS नकारा। DS नकारा केस 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने DS नकारा केस 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद को परिभाषित किया।
समाजवाद को परिभाषित किया। जिसके तहत फर्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, लिखिए। पहला पॉइंट, आय की असमानता को समाप्त करना, आय की असमानता को कम करना। आय की असमानता को कम करना। आय की असमानता को क्या करना है, कम करना। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर संपत्ति का समाजीकरण नहीं कर रहे हैं हम। आय के साथ में जो असमानता है, आय की असमानता है, उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सभी व्यक्तियों की आय अगर बराबर हो जाएगी ना, तो सारे व्यक्ति बराबर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो आय में जो असमानता है उसको कम करने की बात कर रहे हैं, संपत्ति का समाजीकरण करने की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर बात है ना, संपत्ति का समाजीकरण नहीं करेंगे हम, आय में समानता कर देंगे ना। जो आय है ना, सब लोगों की अगर आय बराबर कर देंगे तो सीधी सी बात है, सब लोगों के आय अगर बराबर होगी तो अब आय बराबर होगी तो समानता दोनों लोगों में आ ही जाएगी। दूसरा पॉइंट लिखिए, जीवन स्तर की असमानता कम करना। जीवन स्तर की असमानता कम करना, ठीक है। तीसरा, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। मजदूर व वंचित वर्गों का कल्याण करना। मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण करना। क्लियर बात है ना। समझिए, मतलब हमने डायरेक्ट तरीके से संपत्ति का समाजीकरण की बात नहीं की है। क्लियर बात है ना, हमने डायरेक्ट तरीके से नहीं की, हमने उसको अलग तरीके से, आय में समानता अगर कर देंगे तो क्या ये समाजीकरण संपत्ति की लोगों के पास समानता नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। दूसरी चीज़, जीवन स्तर में जो असमानताएं हैं उनको हम कम कर देंगे तो लोगों के मध्य समानता तो आ ही जाएगी ना। मजदूर व वंचित वर्ग का कल्याण करना, मतलब देखिए अब सरकार बहुत सारी मजदूरों व वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हमेशा चलाती रहती है, ताकि कहीं न कहीं जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के व्यक्ति हैं, वो ऊपर उठकर आ जाए। जैसे पीएम किसान योजना किसानों के लिए स्पेशल चलाई जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे अलग प्रकार से लोन भी दिए जाते हैं, शिक्षा के लिए लोन भी दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये कल्याणकारी योजनाएं तो हैं, इसको चलाया जाता है। तो भारत ये सारी योजनाओं को भी फॉलो करता है। क्लियर बात है ना। तो समाजवाद का शब्द का मतलब समझ में आया, जो हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। समाजवाद में सिर्फ दो विचारक को याद रखिएगा, एक मार्क्सवाद और दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद भारत फॉलो करता है, चुनाव भी करवाता है, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं, कहीं न कहीं करता तो है, लेकिन 100% में 99% करता है, 90% करता है, 10% नहीं करता है। लेकिन मार्क्सवाद को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। मार्क्सवाद एक अलग प्रकार का विचारधारा है, जिसका जनक अगर मानोगे तो लेनिन या उनके द्वारा ही है, लेनिन और मायो है। और इधर क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर बात है ना। चलिए, इसके बाद एक शब्द और है इसमें, आपने सत्ता का स्वरूप पढ़ा था, सत्ता के स्वरूप में उसमें ही हम चल रहे हैं। दूसरा शब्द देखिएगा विचारधारा में, और इसको ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 1982 में DS नकारा, समाजवाद को किसने परिभाषित किया भारत में, तो DS नकारा 1982 में इस चीज़ के बारे में बताया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया। चलिए, सत्ता का स्वरूप में एक दूसरा पॉइंट देखिएगा, सत्ता के स्वरूप में एक दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, लिखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
चलिए, मैंने बताया था आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है नोट करिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है, एक ऐसे देश से है, एक ऐसे देश से है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय, जो अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय, जो अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय, स्वयं ले सके, जो अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय स्वयं ले सके, अर्थात निर्णयों के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, मैंने बताया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि ऐसा देश, यानी कि ऐसा देश जो अपने निर्णय, यानी कि अपने निर्णय चाहे वो उसके आंतरिक हो, कैसे हो, चाहे उसके वो आंतरिक हो या फिर बाह्य हो, ये निर्णयों को क्या ले सके, वो स्वतंत्र तरीके से ले सके। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, आंतरिक निर्णय से मतलब क्या है, जैसे राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, राजनीतिक हो गया आपका, सामाजिक हो गया, आर्थिक निर्णय। बाह्य निर्णय में क्या होता है, बाह्य का मतलब क्या है, बाह्य का मतलब ये है जैसे मित्र देश कौन सा होगा, मित्र देश कौन सा होता है, ठीक है, या शस्त्र कौन सा है, शस्त्र देश कौन सा है, व्यापार किससे करना है, ठीक है, व्यापार किससे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से तो इन चीज़ें ये आंतरिक स्तर पर है और ये बाह्य स्तर पर है। जैसे मित्र देश और शस्त्र देश कौन सा है, किसके साथ मुझे व्यापार करना है या किसके साथ कोई भी डील करनी है, कोई भी किसी प्रकार की और मदद देनी है। जैसे बांग्लादेश को हम मदद दे देते हैं, पाकिस्तान को भी हम थोड़ा बहुत अपना पड़ोसी मानते हुए थोड़ा मदद कर देते हैं, लेकिन ये बात दूसरी है कि वो हमारी कभी मदद नहीं करता है। अब मदद तो उसी से वो ही करेगा ना जिसके पास वो जो होगा, वो तो खुद ही कंगाल है, तो हमारी मदद करेगा क्या बेचारा। अब बेचारा तो नहीं है, लेकिन हरामी तो हो ही चुके हैं। जनता वहाँ की हरामी नहीं हो चुकी है, जनता वहाँ की सही है, लेकिन वहाँ पर सबसे निरंकुश है वहाँ की सेना। जब भी भारत में वो अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, तब तक वहाँ की सेना कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करती है कि वो संबंध अपने आप से दूर चले जाते हैं। जैसे नवाब शरीफ के यहाँ मोदी जी स्वयं बिना बुलाए उनकी बेटी की शादी में शायद सम्मिलित हुए थे, याद है ना। अब ये बात, और देखो किसी भी देश का व्यक्ति, अब प्रधानमंत्री अपने प्लेन के द्वारा ही वहाँ पर जाता है और पूर्व सूचना के अनुसार और सारी सिक्योरिटी टाइट होने के बाद ही जाता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया था, उस सुरक्षा कवच को तोड़ते हुए और उनके प्लेन में, जिस पर विश्वास नहीं कि चाइना ने दिया, हो सकता है वो नकली हो। चाइना दो ही चीज़ों में, मैंने पहले दिन बताया था, चाइना एक चीज़ में आगे है, एक चीज़ में ये आगे है कि वो फोटोकॉपी बहुत अच्छी कर लेता है सबकी, सारी चीज़ें नकली बनाता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ असली उसने बनाई है, वो कोरोना वायरस,
क्या बात है। कोरोना वायरस में उसने पता नहीं कौन सा केमिकल डाल के बना दिया है कि अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो बैठ के वहाँ पर गए, लेकिन तब तक इधर सेना ने क्या कर दिया, सेना ने अपना कारनामा कर दिया, पूरी कांड करा दिया और ये पता नहीं क्या क्या करा दिया। कहीं ना कहीं जितने भी व्यापारिक संबंध थे वो व्यापारिक संबंध रुक गए, जितनी भी अच्छी भविष्य में चीज़ें होने वाली थी वो सारी सारी रुक गई हैं। आपको पता है भारत पाकिस्तान को अपना मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा दिया है। MFN, ये शब्द को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये शब्द क्या है, MFN। इसका मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मतलब ये है कि अगर दो देशों के मध्य, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये एक डील होती है। जैसे अगर भारत में चाइना का माल आ रहा है और भारत में पाकिस्तान का माल आ रहा है, दोनों माल समान प्रकार के हुए, जैसे दो ट्रक आए, दोनों ट्रक में मान चलिए वहाँ से आम भरा हुआ है। पाकिस्तान में वैसे ज़्यादातर खजूर वजूर और ये किशमिश वगैरह ज़्यादा होती है, तो दोनों में ये भरा हुआ है। तो भारत सबसे पहले किस चीज़ को, किसके देश को लेगा, पाकिस्तान के उस ट्रक को अंदर लाएगा। उस पाकिस्तान के चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन इसी को कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं का दर्जा नहीं दिया है, हमने दिया है, उसने नहीं दिया हमको। वो किसको दे रखा है उसने, चाइना को। जब चाइना को दे रखा है ना, तो चाइना क्या करता है, चाइना अपना सामान, पूरा का पूरा सामान पाकिस्तान में उतार देता है, और पूरा का पूरा सामान उतारने के बाद कहीं न कहीं चाइना ने पाकिस्तान को पूरा तबाह कर दिया है। क्यों, लोग उसी का प्रोडक्ट खाएंगे, खरीदेंगे, अपना बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। व्यापार में, भाई व्यापार में फ़ायदा तो उस व्यक्ति को होती है, उत्पादन करें, कुछ उत्पादन तो करते नहीं है, सिर्फ इधर से माल लिया उधर दे दिया। तो इससे कोई करोड़पति हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, मोस्ट फेवर्ड का नेशन का दर्जा पाकिस्तान ने भारत को नहीं दिया है। मतलब अभी कुछ दिन पहले भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था पाकिस्तान से। इसका मतलब क्या है, अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अगर भारत ने छीना है, तो कोई भी देश, विश्व का कोई भी संगठन भारत से ये नहीं कह सकता है कि तुमने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों छीन लिया है, क्योंकि भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र है। क्लियर बात है ना। ये होता है बाह्य, किस देश के साथ व्यापार करना है। भारत का वर्तमान में सबसे व्यापारिक प्रमुख अमेरिका है, चाइना भी है, ठीक है, चाइना भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिका फर्स्ट लिस्ट पे आता है। इसका मतलब किसके साथ व्यापार करना है, भविष्य में किसके साथ मुझे और व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ानी है। भारत स्वतंत्र है, कोई भी विश्व का संगठन इसके ऊपर कोई नहीं असर डाल सकता। अगली चीज़, मित्र किसको मानेंगे, शत्रु किसको मानेंगे, ये भी हम ही डिसीजन लेंगे। अगली चीज़ ये हुआ बाह्य में। आंतरिक में क्या है, राजनीतिक निर्णय। धारा 370 हटानी है, मेरा मत है। वोटर की आय मुझे कितनी करनी है, मेरा निर्णय है। यहाँ पर अमेरिका की नहीं चलेगी, यहाँ पर पाकिस्तान की नहीं चलेगी, ना यहाँ पर श्रीलंका की चलेगी, किसी भी देश की नहीं चलेगी, ये मेरा निर्णय है। हम जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बनाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में बनाएंगे, इसलिए पाकिस्तान को लेना देना इससे कुछ नहीं है। ये बात दूसरी है कि जब पाकिस्तान को कोई देश पूछ नहीं रहा, कुछ पूछ नहीं रहा, तो हम क्यों ना पट्टी टांग अड़ाएं। मतलब उसका ये है, मतलब उसको पता है कि हमारा हिस्सा नहीं है जम्मू कश्मीर, लेकिन फिर भी वो अपने पेला पड़ा है, कहीं ना कहीं यूएनओ में चला जाता है, कहीं मुद्दे उठा देता है। सबसे बड़ी दुख पाकिस्तान को यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता है, इसलिए खुद भी नीचे गिरता है। ठीक है, यानी राजनीतिक निर्णय हम लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगली चीज़, सामाजिक निर्णय। समाज में किस वर्ग को हमें पिछड़ा वर्ग में शामिल करना है, किसको हमें उससे छोटे वाले में शामिल करना है, मतलब एससी में शामिल करना है, किसको एसटी में शामिल करना है, या किसको हमें अपर जनरल में शामिल करना है, ये हमारा निर्णय है। ठीक है, सामाजिक निर्णय। किसको मुझे कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा देना है, किसके मुझे कृषि लोन कराने हैं, या किसको मुझे क्या करना है, ये सब निर्णय किसके होंगे, मैं स्वतंत्र हूँ। अमेरिका चाहकर भी यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि हाँ तुम ऐसा करो, इसी को तो प्रभुत्व संबंध कहते हैं। आर्थिक निर्णय,
आर्थिक निर्णय उसी प्रकार से चलते हैं, कितना एमएसएमई सेक्टर को हमें पैसे देना है, कितना किसको पैसा देना है, सारी चीज़ें लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब संपूर्ण प्रबंध संबंध का मतलब क्या है कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए कैसा है, स्वतंत्र है, वो संपूर्ण देश वो क्या कहलाता है, संपूर्ण प्रभुत्व कहलाता है। क्लियर बात है ना, समझ गए आप, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब एक बात थोड़ा ध्यान से सुनना इधर, थोड़ा सा विश्व स्तर पर जब से दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, तब से कहीं न कहीं अलग प्रकार के संगठन बहुत सारे बने, जैसे यूनाइटेड नेशंस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सारे अगर अलग अलग प्रकार से संगठन बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये भी किसी भी देश को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रभावित करते हैं। क्लियर बात है ना, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ट्रेडिंग से संबंधित, व्यापार से संबंधित है। व्यापार से संबंधित का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रारंभिक समय में जब हम स्वतंत्र हुए थे तो गांधी जी का मत था कि हम भारत में क्लोज्ड इकोनॉमी अपनाएं, बंद अर्थव्यवस्था अपनाएं। आज के समय में बंद अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती है। इसीलिए जब कहीं कोई भी देश, जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक कर्ज हमको क्यों देगा, तभी देगा ना जब कुछ वर्ल्ड बैंक किसके अधिकार में आता है, अमेरिका के प्रभाव सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, तो अमेरिका को वहाँ से वो हमें पैसा क्यों देगा, तभी तो देगा जब उसको भी फायदा होगा। भाई भारत सबसे बड़ा बाज़ार है किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने का, तो वहाँ से बना हुआ प्रोडक्ट, अमेरिका का प्रोडक्ट अगर हम बैन कर देंगे तो ये WTO क्या करेगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको बाध्य करेगा कि अब इस शर्तों को फॉलो कीजिए, ट्रेड को बंद मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि WTO की सारी शर्तों को या किसी भी देश, किसी भी संगठन की सारी शर्तों को मान लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। क्लियर बात है ना, इसको संपूर्ण प्रबंध संबंध कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला इसका और बचा है एक पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष सत्ता के स्वरूप में एक और है पंथ निरपेक्ष। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, जरा इसको समझिएगा, पहले आप नोट करिए, आपको समझ में आएगा। देखिए पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य एक ऐसे देश से है, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहाँ फर्स्ट पॉइंट, जहाँ फर्स्ट लिखिए, राज्य का कोई धर्म नहीं, जहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्लियर बात है ना, राज्य का कोई धर्म नहीं या धर्म ना हो। दूसरा लिखिए, राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए एक और, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो,
अनुयायी होने का मतलब होता है मानते हो, चाहे वो किसी धर्म के अनुयायी हो, उस धर्म को स्वतंत्र प्रकार से, उस धर्म को स्वतंत्र प्रकार से अनुयायी हो, उस धर्म को स्वतंत्र प्रकार से धारण कर सकें, धारण कर सकें, ठीक है, उस धर्म को स्वतंत्र प्रकार से धारण कर सकें। क्लियर बात है ना। पंथ निरपेक्ष, जो हमारी प्रस्तावना में शब्द लिखा है पंथ निरपेक्ष, मैंने आपको पहले सबसे पहले समाजवाद बताया, संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न बनाया, अब मैं आपको बता रहा हूँ किसको, पंथ निरपेक्ष। ध्यान रखिएगा पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, एक ऐसे राज्य से है, देखो ध्यान से सुनो, भारत को एक देश की जगह पे देश जो है ना राज्य शब्द का संविधान में प्रयोग किया गया है, और राज्यों को जो जिसको तुम स्टेट्स कहते हो ना उसको प्रांत नाम से प्रयोग किया गया है। क्लियर है ना। तो अगर आपको कहीं प्रांत शब्द दिखता है तो समझ लीजिएगा वो कहीं ना कहीं यूपी एमपी स्टेट्स की बात कर रहा है। इस प्रकार के सारे एमपी मध्य प्रदेश जितने भी स्टेट्स हैं 28 उनका प्रयोग कर रहा है। जबकि अगर कहीं पर राज्य का प्रयोग कर रहा है शब्द का तो इसका मतलब क्या है, वो है आपका सेंटर या भारत। क्लियर बात है ना। चलिए अब ये क्या कहा है पंथ निरपेक्ष में, पंथ निरपेक्ष में कहा है राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत का राज्य मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर बात है ना। क्या लिखा है आगे, नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, इस आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे अगर तुम भेदभाव करोगे ना तो आपसी जो हमारा नारा है ना, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, इस नारे को कहीं ना कहीं तुम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जब इस नारे को अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो सीधी सी बात है, धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, बहुत ही जल्दी इस धर्म में तलवारें खींच जाती हैं। ठीक है, तो अगर तुम धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं लाइनें खींचने की कोशिश करोगे आपस में लोगों में, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। क्लियर बात है ना। तो हमारी प्रस्तावना इस चीज़ को मना करती है, कहती है कि राज्य का कोई धर्म ही नहीं है, जो व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहते हैं ना उनको स्वतंत्र होकर मानने दीजिए। जो भी धर्म अपनाना चाह रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म अपनाना चाह रहे हैं तो हिंदू धर्म को अपनाने दीजिए, सनातन धर्म अपनाना चाह रहे हैं सनातन धर्म अपनाने दीजिए, मुस्लिम धर्म को फॉलो करना चाहते हैं मुस्लिम धर्म को फॉलो करने का और प्रचार प्रसार करने का उन्हें अधिकार है। क्लियर बात है ना। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, सिंपल, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य के नागरिकों अपना किसी भी प्रकार से कोई भी धर्म को प्रचार भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जो ऐसा जो मना है फॉलो कर सकते हैं। लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि एक प्रकार से कहो कि धर्म के आधार पर व्यक्तियों के मध्य कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर व्यक्तियों के मध्य कोई भेदभाव करने से मना करता है। यही चीज़ मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको स्टार्ट किया था प्रस्तावना, तो मैंने आपको बताया था प्रस्तावना है क्या। बेसिकली प्रस्तावना एक आमुख है या एक मुखौटा है जो बताता है कि भारत का संविधान की विचारधारा, संविधान का निर्माण कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, या हमारी फिलॉसफी क्या है, इन चीज़ों के बारे में बताता है। अब आगे जाके आप इसी में फंडामेंटल राइट्स में जाके पढ़ेंगे इसको। फंडामेंटल राइट्स में जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर मिलेगा लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। होगा ना, आपने पढ़ा होगा, आगे जाके पढ़ोगे कुछ समय बाद। इसका मतलब क्या है, इस चीज़ के बारे में ओवरव्यू कहाँ से मिल रहा है, प्रस्तावना से मिल रहा है ना। क्लियर बात है ना, प्रस्तावना से मिल रहा है। लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल भी लिखा है, फंडामेंटल राइट्स भी है उनका। क्लियर बात है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में पंथ निरपेक्ष नाम से इतना मतलब होता है। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसके बाद इसको आगे थोड़ा और देखिएगा, आगे लिखिए। अगला एक शब्द और है लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र।
लोकतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। विश्व स्तर पर दो प्रकार से लोकतंत्र होता है। कैसे? एक तो संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक अध्यक्षात्मकता यानी कि प्रेसिडेंशियल अपनाया जाता है। क्लियर बात है ना? तो हम कल के लेक्चर में इन चीज़ों की बात करेंगे, एकदम आपको बताएंगे कौन सा देश किस प्रकार की संसदीय लोकतंत्र को फॉलो करता है, कौन अध्यक्षात्मकता लोकतंत्र को फॉलो करता है, क्योंकि ये यहाँ से इसको भी समझना चाहिए और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा एक समझ के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए, चलिए, ठीक है।